मेरे कंधे में गोली लग चुकी थी। मैं पहाड़ पर चढ़कर गार में जाने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त अगर मैं अपना पिछला कदम उठाकर आगे को रख रहा था तो उसमें सिर्फ मेरी कुव्वत इरादी का अमल दखल था, वरना मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि खाली सफर ही कर सकता, कुजा चढ़ाई चढ़ना। गार के धाने के करीब पहुंचकर मैंने अपनी राइफल और झोला वहीं फेंका और सिर्फ आईकॉम सेट झोले से निकालकर ऊपर की जाने बढ़ गया। जख्म से बहने वाला गाढ़ा खून जख्म के मुंह पर जम चुका था। जख्म पर बांधी गई चादर भी अकड़कर कंधे ही का हिस्सा बन चुकी थी। मैं चींटी की रफ्तार से हरकत कर रहा था। हर 10-12 कदम के बाद मुझे सांस लेने के लिए बैठना पड़ता। सूरज पहाड़ के पीछे गायब हो गया था। तेज हवा चलने लगी थी जो उस मौसम में भी मुझ पर कपकपी तारी कर रही थी। ये एक नई अजियत थी। सर्दी, दर्द, बुखार, थकन, दुश्मनों का खौफ, नाउमीदी और मौत की आहट। उस वक्त जाने मैं किस किस कैफियत से गुजर रहा था। पलवशा जिससे बात करने के लिए मैं बुलंदी का अजियतनाक सफर तय कर रहा था, उसकी जात से भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी। ये भी मुमकिन था कि बुलंदी से राब्ता ना हो पाता और ये भी मुमकिन था कि वो कोई बहाना कर देती, बल्कि ये कहकर जान ही छुड़ा लेती कि कबील खान के बाद मैंने यूं भी तो तुम्हें कत्ल करना था। अगर देखा जाता तो रात के वक्त उसका अकेला सफर करना भी तो मुश्किल काम था। गो वो एक बहादुर लड़की थी, मगर उस वक्त वो अकेली मेरी तलाश में तो अपनी पनाहगाह से नहीं निकल सकती थी। और फिर उसकी माँ को क्या पड़ी थी कि किसी गैर के लिए उसे इतनी रात गए जाने की इजाजत देती। लेकिन कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है। रात को न सही वो सुबह सवेरे तो मुझे ढूंढते हुए आ सकती थी, और अगर मैं अजियत भरी रात गुजार लेता तो अगली सुबह मुझे कोई न कोई मदद मिल जाती। मेरे जहन पर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों की जलकार होने लगी थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से मेरी हालत नागुफ्तबे हो रही थी। इन सारी तकलीफात का मुकाबला करते आखिर मैं ऊंचाई पर पहुंच ही गया। उस इलाके में हवा उमूमन मगरिब से मशरिक की तरफ चलती है। उस वक्त मैं पहाड़ की जुनूब मगरबी जानिब मौजूद था और इसी वजह से मैं बराह रास्त हवा की जद में भी था। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर मैं दूसरी समत 2-3 गज नीचे होकर एक बड़ी चट्टान की आड़ में हो गया। वहां हवा की बराह रास्त जद में आने से बच गया था। 5-10 मिनट मुझे अपना सांस बहाल करने में लगे। उसके बाद मैंने घड़ी की अंदरूनी लाइट जलाकर वक्त देखा, 8:15 हो रहे थे। मुझे डर हुआ कहीं पलवशा ने 8 बजे आईकॉम सेट ऑन करने के बाद कोई कॉल ना आती देखकर आईकॉम को बंद ही ना कर दिया हो। यूं भी जब से वो गई थी मैंने एक बार भी उससे राब्ता नहीं किया था। मेरे दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैल रहा था। मुझे आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं किसी न किसी तरह सर झटकते खुद को होश में रखते हुए आईकॉम सेट ऑन करके पलवशा को पुकारने लगा। पलवशा, पलवशा। मैंने बटन प्रेस करके चंद बार पुकारा मगर कोई जवाब ना आया। फकत वायरलेस का अपना शोर सुनाई दे रहा था। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं और इसी गुनूदगी में मेरे दिमाग में राजा राजा की आवाजें गूंजने लगी। कोई बहुत दूर से मुझे पुकार रहा था। मेरी पलकें बमुश्किल वाह हुई। वो पलवशा ही की आवाज थी। मैंने बटन प्रेस करके बमुश्किल जवाब दिया, पलवशा। आवाज आई, हाँ राजा, क्या बात है, सब ठीक है? मैंने कहा, मुझे गोली लग गई है। वो बोली, क्या कह रहे हो? उसकी आवाज में तशवीश थी। और तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैंने कहा, मैं इस वक्त उसी गार की मगरबी समत में वाक़े बुलंद चोटी पर मौजूद हूँ जहाँ तुम पहली बार मिली थी। ये कहते ही मेरी आंखें फिर बंद होने लगी। उसने पूछा, कौन सी बुलंद चोटी? उसकी आवाज मुझे कहीं दूर से आती महसूस हुई थी। मैं जैसे खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ा रहा था, कंधे में गोली लगी है, खून बहुत बह गया है। उसके मुसलसल पुकारने पर मैंने दोबारा कोशिश की। वो बोल रही थी, अपनी जगह के बारे में बताओ राजा। मुझसे वायरलेस का बटन भी बड़ी मुश्किल से दबाया जा रहा था। मैंने बमुश्किल कहा, गार जहाँ रात गुजारी थी, इकट्ठे पहाड़, मगरिब में सबसे ऊंची जगह जिसके दामन में चल गोजों का जंगल। और मेरे दिमाग में गनूदगी छा गई। उसके बाद उसने क्या कहा ये मेरी समात नहीं सुन पाई थी। और फिर न जाने रात को कौन सा पहर था, किसी ने आकर मुझे झंझोड़ा। उसके साथ ही मेरे चेहरे पर गीला हाथ फेरा। राजा, मेरे कानों में बहुत दूर से पलवशा की आवाज आ रही थी। शायद अभी तक वायरलेस सेट ऑन था। मैं बेहोशी में बोल रहा था, हाँ पलवशा, मैं पहाड़ की चोटी। मुझे अपने गालों पर फिर गीले हाथों का लम्स महसूस हुआ। राजा, होश में आओ। उसके साथ ही उसने मेरे मुंह के साथ पानी की बोतल लगा दी। मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही थी। 2-3 घूंट लेते ही मुझे कुछ होश आया और मैंने आंखें खोल दी। अपने चेहरे पर मुझे टॉर्च की रोशनी महसूस हुई। मैंने सवालिया अंदाज में पुकारा, पलवशा। वो बोली, हाँ मैं पलवशा हूँ और उठो, यहाँ से चलना होगा। मैंने जैसे खुद कलामी की थी, मैं थक गया हूँ। वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ। उसकी आवाज मेरी समातों में गूंज रही थी। वो बोली, मगर ये जगह मुनासिब नहीं है, नीचे गार में जाना होगा। उठो, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। तू अनोकरहन। मैं कराहते हुए उठा। बायां कंधा बिल्कुल शल हो चुका था। उसने मेरा दायां हाथ अपने कंधे पर रख लिया
और सहारा देकर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। अपना बायां हाथ उसने मेरी कमर से लपेटा हुआ था। आधे घंटे की कोशिश के बाद हम काफी नीचे उतर आए थे। एक छोटी टॉर्च जलाकर उसने दाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। हवा तो जैसे हम दोनों को उड़ा रही थी। मजीद 15 मिनट हरकत करने के बाद वो झाड़ियों के झुंड में रास्ता बनाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके साथ ही मुझे टॉर्च की रोशनी में गार का खुला दहाना नजर आया। नीचे झुककर हम अंदर दाखिल हुए। दहाने से आगे गार अच्छी खासी ऊंची थी। ये वही गार थी जिसमें मैंने बड़ी बेदर्दी से उसे तशद्दुद का निशाना बनाया था और आज मैं मुकम्मल तौर पर उसके रहमो करम पर था। मुझे बिठाकर वो गार के थाने पर पड़ा, अपना और मेरा सामान समेट कर अंदर ले आई। मैं घुटनों पर सर रख कर बैठ गया था। मेरा थैला मेरे सर की जानिब रखते हुए वो मुझे लेटने में मदद देने लगी। मुझे लिटाकर मैं आती हूँ कहकर वो बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो खुश्क लकड़ियों का गट्ठा लेकर अंदर आई। छोटी छोटी लकड़ियां तरतीब से रखकर उसने लकड़ियों को आग लगाई। चंद लम्हों में गार के अंदर आग की रोशनी के साथ खुशगवार हिद्दत फैल गई थी। गो वो मौसम आग जलाने वाला नहीं था, लेकिन मुझ पर तारी कपकपी देखकर उसने आग जलाना जरूरी समझा था। आग जलाकर वो मेरी जानिब मुतवज्जे हुई। गोली बाजू के अंदर है या निकल गई है? मैंने बेबसी से कहा अंदर ही है। वो बोली ये तो अच्छी बात नहीं, बहरहाल तुम्हें थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। आम से लहजे में कहते हुए उसने अपना झोला खोलकर बारीक धार का एक खंजर निकाला और एक दरमियानी जिसामत का पत्थर आग के करीब रखकर उस पर वो खंजर इस तरह रखा कि उसकी धार को आग के शोले छूने लगे। उसका इरादा जानते ही मेरे बदन में चूंटियां रेंगने लगी। मैंने थूक निगलते हुए पूछा पहले कभी ये किया है? वो बोली किया नहीं है, देखा तो है और मेरे ख्याल में इतना काफी है। मैं हकलाया मगर देखने और करने में बहुत फर्क है। वो हल्के से मुस्कुराई। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी तजवीज है तो मैं रहने देती हूँ। मैंने कहा नहीं, तजवीज कोई नहीं। वो बोली अगर तजवीज कोई नहीं तो फिर हिम्मत करो। सिर्फ बेबस लड़कियों की पिटाई करना बहादुरी नहीं होती। दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने का हौसला भी एक मर्द में होना चाहिए। उसने बेरहमी से मेरे माजी की ज्यादती को याद दिलाया। मैं फीकी मुस्कुराहट से हंसा। वैसे तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, तुम अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला ले सकती हूँ। वो बोली मैं मरे हुए को नहीं मारती, बाकी तुम्हें मैंने कबील खान की हलाकत के बाद कत्ल करने का इरादा किया हुआ है और अपने इरादे के खिलाफ मैं कभी कदम नहीं उठाती। ये कहते ही वो मेरे करीब हुई और मेरे कंधे से बंधी चादर खोलने लगी। उसके चेहरे पर छाए बेपरवाही के तासुरात उसके बुलंद हौसले को जाहिर कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक बहादुर, दलेर, जुर्रतमंद और बाहौसला लड़की थी। हालांकि उसकी उम्र की लड़कियां तो बमुश्किल गुड़ियों से खेलने से फारिग होती हैं और वो मेरे कंधे से गोली निकालने की तैयारी कर रही थी। चादर खोलकर मेरे जख्म का जायजा लेते हुए उसने अपने झोले से स्टील का बड़ा सा मग निकाला और उसमें पानी भरकर आग पर रख दिया। मैं खाली खाली नजरों से उसकी कार्रवाई देख रहा था। मेरा दिल आने वाले जहाँ गुसल लम्हात का सोच कर धड़क रहा था। वो जो तरीका अपनाकर मेरे कंधे से गोली निकालने वाली थी, उस दर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत मैं अपने अंदर मफकूद पाता था। लेकिन उस वक्त एक लड़की के सामने अपनी बुज़दिली जाहिर करने का हौसला भी मुझ में नहीं था। उसके साथ ये भी मसला था कि उसे मना करने की सूरत में मेरे पास कोई मुतबादिल हल भी मौजूद नहीं था। न तो वहाँ अस्पताल मौजूद था और ना कोई डॉक्टर। गोली ज्यादा देर कंधे में रहती तो कंधे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती थी। खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ने का फैसला करके मैं खामोश पड़ा पलवशा की कार्रवाई देखता रहा। पानी गर्म करके उसने मेरी कमीज कंधे से फाड़ कर जख्म को बिल्कुल नंगा कर दिया। फिर अपने झोले से एक साफ चादर निकाल कर उसमें से एक टुकड़ा फाड़ा और गर्म पानी में वो सिर्फ कपड़ा भिगो कर जख्म का मुंह साफ करने लगी। गर्म पानी के लगते ही जख्म से फिर खून रिसने लगा। उसके साथ ही दर्द में इजाफा हुआ। मैं दांत भींचे खामोश पड़ा रहा। रह रहकर मेरे दिमाग में पलवशा का ताना गूंज रहा था कि सिर्फ बेबस लड़कियों की पिटाई करना बहादुरी नहीं होती। दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने का हौसला भी एक मर्द में होना चाहिए। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक मुझ में बर्दाश्त का मादा वाफिर मिकदार में मौजूद था, मगर उस वक्त जो मरहला दरपेश था उसके बारे में सोचकर ही मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। अगर कोई तजुर्बाकार शख्स होता तब भी मुझे इतना खौफ न होता, लेकिन वहाँ तो एक ना तजुर्बाकार लड़की थी। मेरे ख्यालात से बेखबर वो इत्मीनान से मेरे जख्म को गर्म पानी से धोती रही। जख्म को अच्छी तरह साफ करने के बाद उसने अपने झोले से एक और बोतल निकाली। उसका ढक्कन खुलते ही मेरी नाक में स्पिरिट की नागवार बू दाखिल हुई। यकीनन वो अपनी जगह से मुकम्मल तैयारी करके चली थी। बोतल का ढक्कन खोलकर वो मेरे जख्म पर स्पिरिट डालने लगी। जख्म में शदीद जलन शुरू हो गई थी। मेरे होंठों से बेख्तियार सिसकी बरामद हुई। थोड़ी सी मजीद स्पिरिट मेरे जख्म पर उंडेल कर उसने बोतल बंद करके एक तरफ रख दी। तैयार हो? उसने आम से लहजे में पूछा। मेरा दिल कर रहा था कि इनकार कर दूं। एक अनाड़ी के हाथों अपने कंधे का बेड़ा गर्क करवाना कहाँ की दानिशमंदी थी, मगर मैं चाहते हुए भी इनकार न कर सका और आंखें बंद करते हुए मैंने इस बात में सर हिला दिया। अचानक मुझे अपने गालों पर उसके हाथों का लम्स महसूस हुआ। मैंने एकदम आंखें खोल दी। वो टिकटिकी बांधे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी।
आग के भड़कते हुए शोलों की रोशनी में उसका चेहरा अजीब लग रहा था। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद वो नर्म लहजे में बोली, घबराना नहीं, दर्जन से ज्यादा मर्तबा ये काम कर चुकी हूँ, इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होने दूंगी तुम्हें, बल्कि कबील खान की हलाकत के बाद जब तुम्हें कत्ल करूंगी उस वक्त भी डायरेक्ट तुम्हारे दिल में गोली उतार दूंगी ताकि तुम्हारा सांस जल्दी निकले। ये कहते हुए उसके होंठों पर दिल आवेज मुस्कुराहट उभरी। उसकी पहली बात ने मुझे हौसला दिया था। अगर वाकई वो दर्जन भर से ज्यादा मर्तबा ये काम कर चुकी थी तो उसे काफी माहिर होना चाहिए था। साफ कपड़े का एक टुकड़ा सा काट कर उसने गोला सा बनाकर मेरे मुंह में दबा दिया ताकि मैं चीख रोक सकूं। उसके बाद खंजर आग से उठाकर उसने टॉर्च जलाकर अपने मुंह में पकड़ी। बाएं हाथ से मेरा कंधा थाम कर उसने खंजर की गर्म नोक जख्म पर रखी। दर्द की शदीद लहर से मैं कांप उठा। दांत सख्ती से भींच कर मैंने आंखें बंद कर ली थी। उसने माहिराना अंदाज में खंजर की नोक जख्म में घुमाई और कंधे के गोश्त में घुसे बुलेट को महसूस किया। मेरा हाथ कांपने लग गया था और फिर एकदम उसने मखसूस अंदाज में झटका दिया। दर्द की शदीद लहर से मैं उछल पड़ा। मेरा बायां हाथ मुसलसल कांप रहा था। पता नहीं गोली बाहर निकली थी कि नहीं, लेकिन दर्द की शिद्दत से मेरा बुरा हाल था। मैं नीम बेहोश सा हो गया था और खुद को उसकी दूसरी कोशिश के काबिल नहीं समझ रहा था। अचानक मुझे अपने गालों पर उसका हाथ महसूस हुआ। बस हो गया, निकल गई गोली बाहर। मैंने गहरा सांस लेकर आंखें खोली। मेरे मुंह से कपड़े का गोला निकाल कर वो हल्के से मुस्कुराए। इतनी सी बात थी, तुम यूं ही घबरा रहे थे। यकीन मानो ये काम किसी बेबस लड़की की पिटाई करने से बहुत ज्यादा आसान है। वाकई उसने बहुत सुरत से और तेजी से ये काम किया था। मिनट से भी कम वक्त में उसने गोली निकाल ली थी। उसकी आखिरी बात सुनकर मेरे होंठों पर फीकी मुस्कुराहट जाहिर हो गई थी। मेरे बिगड़े हुए चेहरे को एतदाल पसीर होते देखकर वो जख्म की तरफ मुतवज्जे हुई। जख्म को एक मर्तबा फिर स्पिरिट से धोकर उसने नरम कपड़े की चादर से 2-3 लंबी लंबी पट्टियां फाड़ी और अपने झोले से एक मोमी लिफाफा निकाल कर जिसमें कोई सफूफ भरा था, मिट्टी भर सफूफ जख्म पर डालकर उसने एक पट्टी तह करके जख्म पर रखी और फिर उसे पट्टी बांधने लगी। जख्म पर पट्टी बांधकर दूसरी पट्टी मेरे गले में डाली और मेरा हाथ एहतियात से दोहराकर पट्टी से गुजार कर मेरे पेट पर रख दिया। सफूफ से मेरे जख्म में होने वाली जलन कम होने लगी थी। वो दोबारा अपने झोले की तरफ मुतवज्जे हुई। इस मर्तबा उसने झोले से 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल निकाली जो दूध से भरी हुई थी। स्टील के मग में मौजूद पानी गिराकर उसने थोड़ा सा मजीद पानी डालकर मग को साफ किया और उसमें ग्लास के बकदर दूध डालकर गर्म करने लगी। इस दौरान उसने दूध में कुछ शामिल भी किया था, शायद वो हल्दी थी। दूध को हल्का सा गर्म करके वो मेरे करीब आई और मेरी पीठ पीछे बैठकर उसने आहिस्तगी से मुझे सहारा देकर उठाया और मेरे दाएं हाथ में दूध का मग पकड़ाकर वो मुझे पीछे से थाम कर बैठ गई। मैं हल्के हल्के घूंट लेकर दूध पीने लगा। दूध पीकर मैंने अपना सर थके थके अंदाज में पीछे टेका, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपना सर ऊपर उठा लिया कि उस जाने पहचाने गुदासपन को महसूस करते हुए उस हालत में भी मैं घबरा गया था। उसे भी शायद मेरे एहसासात की खबर हो गई थी। उसने आहिस्ता से मेरा सर दोबारा थैले पर मुंतकिल कर दिया। बोली, अच्छा अब तुम आराम करो, मुझे वापस जाना है। ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकला, तो आने की जरूरत ही क्या थी। मेरी बात सुनकर वो हौले से मुस्कुराई। अगर ना आती तो तुम्हें मौत के मुंह से कौन वापस लाता, और ना गई तो तुम्हारे लिए मुनासिब खुराक और दवाइयों वगैरह का बंदोबस्त कैसे करूंगी। मैंने खफीफ होते हुए कहा, माजरत खा हूँ, मैंने सोचा शायद तुम पक्की वापस जा रही हो। वो बोली, वैसे तुम्हारे चेहरे पर जाहिर होने वाला नदामत का असर मुझे बुरा लगता है, तुम्हारी आदतों से भी बुरा। मैंने कहा, अब तुमने ताने तो देने हैं, गलती से मेरे काम जो आ गई हो। मैंने उसे मतून करने की कोशिश की। वो मेरी कोशिश को नाकाम करते हुए बोली, इसमें शक ही क्या है। एक ऐसा शख्स जिसे मैं कत्ल करने का तहिया कर चुकी हूँ, उसकी जान बचाने के लिए रात के वक्त घर से निकलना और इतना दुश्वार गुजार रास्ते पर बगैर आराम किए उसके पास पहुँचना, मतलब उसके बाद भी अगर मैं ताने न दूं तो कौन देगा। ये सब कुछ उसने संजीदा अंदाज में कहा था, लेकिन मेरा वजदान कह रहा था कि वो ये सब बतौर मजाक कर रही है। उसे मेरी फिक्र है। अगर फिक्र ना होती तो क्या यूं मेरी हिफाजत करने पहुंचती। मैंने कहा, अगर ताने ही देने हैं तो बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाएं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। वो बोली, जा तो रही हूँ और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था कि तुम जैसे आदमी की मदद करूं। बस ये बात मुझे मजबूर कर रही है कि तुम मेरे दुश्मन के दुश्मन हो, इसलिए तुम्हें फिलहाल मरने के लिए न छोड़ दूं, और बाद में वैसे भी तुम मेरी गोली का निशाना बनना है। इस मर्तबा मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर खामोश रहा था। वो अपने थैले से एक छोटा सा स्लीपिंग बैग निकाल कर मुझे ओढ़ाने लगी। मैं उसे मुत्तला करते हुए बोला, मेरे थैले में भी एक स्लीपिंग बैग मौजूद है। वो बोली, चलो फिर ये नीचे बिछा देती हूँ। अपना स्लीपिंग बैग नीचे बिछाकर उसने मुझे उस पर लेटने में मदद दी और मेरा स्लीपिंग बैग मुझे उड़ा दिया। ड्रैगनोव राइफल और बरेटा पिस्टल मेरे करीब रखकर वो जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा, बेहतर होगा कि तुम सुबह जाओ। वो मुस्कुराई, क्यों, अकेले डर लग रहा है। मैंने कहा, नहीं, लेकिन इतनी रात गए तुम्हें दवाएं वगैरह तो मिलेंगी नहीं, और 3-4 घंटे आराम करने के बाद हम दोनों निकल चलेंगे। अब यहाँ कितने दिन गुजारे जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कमांडर नसरुल्लाह की बैठक मेरे लिए ज्यादा आरामदेह रहेगी। वो बोली, चल पाओगे। मैंने कहा, उम्मीद तो है, यूं भी मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं, क्या पता कबील खान से पहले मेरा नंबर लगा दो। वो जोर से हंसी, अब की है अक्लमंदी की बात। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें तो मौका मिल गया है ना बदला लेने का। वो बोली,
और फिर जाने का इरादा मौखर करके मेरे साथ ही बैठ गई। उस वक्त मेरे सर में काफी दर्द हो रहा था तो वो मेरा सर दबाने लगी, लेकिन मुझे उसका सर दबाना अजीब लगा। मैंने कोशिश करते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं। मुझे झिड़कते हुए उसने अपना काम जारी रखा, आराम से लेटे रहो। मैंने भी ज्यादा अकड़खानी दिखाने की बजाय खामोशी में आफियत समझी। जब वो ढीठपन से हर काम मुझे कह सकती थी तो मुझे भी उससे सर दबवाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए थी। उसके सर दबाने से मुझे सुकून महसूस हो रहा था। मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। उसी वक्त उसकी नर्म आवाज मेरे कान में पड़ी, वैसे तुम यहाँ करने क्या आए थे? मैं आंखें खोले बगैर बोला, मुझे पता चला था कि कबील खान अपनी तबाहशुदा हवेली को दोबारा तामीर करवा रहा है और इस सिलसिले में वो यहाँ मुसलसल फेरे लगा रहा है। बस मैं इसी बात की तस्दीक के लिए आया था। उसके लहजे में बला की खफगी थी। मुझे क्यों ने बुलाया? मैंने सफाई पेश की, कहा तो है मैं बस तस्दीक करने आया था। उसने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा, तो फिर क्या रहा? मैंने कहा, कुछ मालूम करने से पहले ही मैं उसके एक मुहाफिज की नजरों में आ गया। कमबख्त ने देर लगाए बगैर गोली चला दी। किस्मत अच्छी थी जो कंधे में लगी, वरना गोली सर में लगने की सूरत में शायद तुम्हें मालूम भी ना होता कि तुम्हारा दुश्मन कबील खान के मुहाफिज के हाथों पूरा हो गया। वो बोली, बकवास न करो। मैंने एकदम आंखें खोलकर उसकी आंखों में झांका। वो नजरें चुरा कर आंख के मध्यम पड़ते शोलों को देखने लगी। मैं पूछे बिना रह न पाया, इसमें बकवास की क्या बात है? उसने गड़बड़ाते हुए बात बनाने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मैं ही कत्ल करूंगी। मैंने मौजू तब्दील करते हुए कहा, अच्छा तुमने ये नहीं बताया कि शादी में रक्स करके कितनी रकम इकट्ठी हुई? वो बिगड़ते हुए बोली, तुम्हें क्या, जितनी रकम भी इकट्ठी हुई है। ना मालूम उसे क्यों मेरी बात पर गुस्सा आ गया था, या शायद वो लम्हा भर पहले वाली बात का रद्द अमल जाहिर कर रही थी। मैं धीमी आवाज में हंसा, अच्छा एक बात पूछूं? उसका लहजा इसी तरह बिगड़ा हुआ था, कोई जरूरत नहीं। मैंने कुछ कहे बिना मुतबस्सम होकर आंखें बंद कर ली। 2-3 मिनट की खामोशी के बाद वो गोया बादल नखास्ता बोली, पूछो। मैंने कई दिनों से जहन में मचलने वाला सवाल उगल डाला, मलिक सकलैन खान के बेटे की शादी में मेरे सर पर पैसे पकड़ने वाला कौन था? वो बोली, मुझे अंदाजा था कि तुम कुछ ऐसा ही पूछोगे। मैंने हैरानी जाहिर की, भला वो कैसे? वो शरारती लहजे में बोली, क्योंकि मर्द होते ही शक्की मिजाज हैं। अभी तक शादी का पैगाम नहीं भेजा और पहले ही मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। मैं झल्लाते हुए बोला, बकवास करना कोई तुमसे सीखे। वो जोर से हंसी, कसम से बकवास नहीं कर रही। ईमान से बताओ, क्या तुम इसलिए नहीं पूछ रहे कि उस दिन मैंने उससे अकेले में बात की और बाद में तुम्हारे सर पर पैसे रखते वक्त उसने आखिरी नोट मेरे गाल से लगाया, जिस पर मैंने कोई एतराज नहीं किया, और यही बात तुम्हें तपाए हुए है? मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम में लड़कियों वाली कोई बात है ही नहीं। मेरी गोद में भी तुम बेशर्मों की तरह बैठ गई थी, तो किसी और के तुम्हारे गाल को छूना इससे छोटी बात है। वो बोली, तुम्हारी बात तो खैर और है। तुमने तो यूं भी मुझसे शादी करनी है, चाहे मैं तुम्हें कत्ल करने के इरादे से बाज ना आऊं। मैंने कहा, पलवशा हर वक्त बकवास न किया करो, कभी संजीदा गुफ्तगू भी कर लिया करो। वो बोली, अच्छा तुम कसम खाकर बताओ, क्या तुमने उस आदमी के बारे में इसीलिए नहीं पूछा कि उसकी हरकत पर मैं मोतरिज नहीं हुई थी? हालांकि इसके अलावा मैंने किसी को भी इस किस्म की हरकत की इजाजत नहीं दी थी। उसकी बात पर मैंने अपने दिल में झांक कर देखा तो मुझे उसकी बात में कोई शक महसूस न हुआ। उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये बात जाहिर करके मैं अपना मजाक नहीं बना सकता था, इसलिए कुछ कहने की बजाय मैंने खामोशी में ही आफियत समझी। वो बोली, अच्छा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मेरा भाई है। क्या? मैंने हैरानी और गुस्से से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। झूठ बोलने की कोई हद होती है पलवशा। पहले तुमने कहा कि तुम्हारा एक छोटा भाई है और माँ है, अब ये नया भाई कहाँ से निकल आया? वो बोली, ये मेरे रिश्ते के मामू का बेटा है और ये चंद माह का था जब इसकी माँ फौत हो गई। इसे अम्मी जान ने दूध पिलाया था। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे मेरा भाई है। मैंने कहा, तुम्हारा मामू तो मुजाहिद है ना? वो बोली, हाँ, लेकिन ये स्मगलर है। कबील खान के लिए भी काम करता है और मलिक सकलैन के लिए भी। उनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में तो हिस्सा नहीं लेता, लेकिन असलहे और नशा आवर अशिया की स्मगलिंग में जरूर मुलव्विस है, और इससे मुझे कबील खान के मुताल्लिक भी काफी मुफीद मालूमात मिल जाती हैं। मैंने पूछा, तो क्या कबील खान उसके और तुम्हारे रिश्ते से नावाकिफ है? वो बोली, क्या अहमकों जैसी बातें कर रहे हो? कबील खान मुझे कहाँ जानता है? उसे तो कुछ भी याद नहीं होगा। उसकी हवस का शिकार होने वाली मेरी बहन अकेली तो नहीं थी ना। यूं भी अपने तई कबील खान हमारे पूरे खानदान को खत्म कर चुका है, और मेरा ख्याल है सरदार भाई तुम्हें मेरी पूरी कहानी बता चुका होगा। उसे तो सपू गुमाए भी याद नहीं होगी। मैंने पूछा, सपू गुमाए तुम्हारी बहन का नाम है? मुंह से कुछ कहे बिना उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने पूछा, अच्छा उस दिन रोशन खान के पूछने पर क्यों कहा था तुमने कि तुम मुझे गोली मारने पर तैयार हो? वो शरारती लहजे में बोली, अगर तुम्हें कत्ल करने से मेरी जान बच रही थी तो इसमें क्या कबाहत थी? मैंने कहा, सही है। गो मुझे मालूम था कि वो झूठ बोल रही है, उसके बावजूद मैं होंठ भेजते हुए खामोश हो गया। वो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, मैंने सुना था कि फौजी दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, और अब देख भी लिया। मैंने कहा, इसमें दिल से सोचने की क्या बात है? वो कहकहा लगाकर हंसी, फौजी साहब मुझे दिल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ माहीन, रोमाना और वो क्या नाम था फिरंगन का। वो सोचते हुए अदाकारी करते हुए एक लम्हे के लिए खामोश हुई और फिर बोली, हाँ हाँ जेनिफर, इन तमाम से ज्यादा बुरा सलूक करूंगी। मैंने चिढ़ते हुए कहा, पलवशा कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारी फजूल गोई से सख्त किस्म की कोफ्त होती है। वो बोली, मजाक कर रहा था यार,
तुम तो महसूस ही कर गए। मैं सचमुच झल्ला गया था, मैं तुम्हारा यार नहीं हूँ। वो कहाँ बाज आने वाली थी, फौरन बोली, हाँ जानता हूँ, तुम तो मुझे बीवी बनाने के चक्करों में हो ना, लेकिन याद रखना कि अम्मी जान 50 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लेंगी, और कबील खान की मौत के बाद। मैंने कहा, बकवास बंद करो पलवशा और जाओ, मैं सुबह खुद आ जाऊंगा। मगर उस ढीठ पर मेरे गुस्से का कोई असर न हुआ। उसने मेरा सर दबाना जारी रखा। उसने एक लम्हे की खामोशी के बाद मौजू तब्दील किया, चाय पियोगे? मुझे सचमुच उस वक्त चाय की अच्छी खासी तलब हो रही थी। उसकी दावत ठुकराना मुनासिब नहीं था, लेकिन चूंकि मैंने खुद पर गुस्सा तारी किया हुआ था, इसलिए जवाबन हाँ ना कुछ न कह सका। वो बोली, मेरा ख्याल है हाँ कहते हुए झिझक रहे हो कि मुझे जहमत ना हो। ये कहकर वो अपने थैले की तरफ मुतवज्जे होते हुए बोली, वैसे जहमत तो होगी मुझे, दुश्मन की खिदमत करते हुए किसे खुशी होती है। बहरहाल फिर भी बना लेती हूँ कि मुझे खुद भी चाय की तलब हो रही है। तुम्हारी फजूल बातों ने सर में दर्द कर दिया है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना सर पीट लूं। उस ढीठ लड़की को बातों में हराना शायद मुमकिन नहीं था। ना शर्म हया, ना झिझक, न कोई लगी लिपटी रखना और ना अगले के एहसासात के बारे में ही कुछ सोचना। मेरी सोचों से बेखबर अपने थैले से दूध की बोतल और मेरे थैले से पत्ती चीनी निकालकर वो स्टील के कटोरे में चाय बनाने लगी। मेरे जहन में रोमाना दर आई। कश्मीरी चरवाहन जिसके चेहरे पर सुर्ख गुलाबों की झलक दिखाई देती थी, जिसकी स्याह आंखें शबे दीजोर का मंजर पेश करती थी। बातें करती तो याकूती होंठों से फूल चढ़ते, मगर वो किसी और की अमानत थी। शायद वो मेरे दिल पर घाव लगाने के लिए ही मिली थी। और अब पलवशा, रोमाना को याद करते सामने बैठी पलवशा ने दिल के किसी कोने से सर उभारा। एक अनोखी, बहादुर, जुर्रतमंद और दलेर लड़की, जो रात के वक्त भी बगैर किसी खौफ और डर के मेरी मदद करने के लिए अपने घर से निकल पड़ी थी, जो किसी दुश्मन पर गोली चलाते या उसके गले पर खंजर फेरते वक्त जरा भी झिझक महसूस नहीं करती थी, जो खाली हाथ लड़ते हुए किसी भी अच्छे लड़के को नाकों चने चबवा सकती थी। और फिर शक्ल सूरत के लिहाज से वो भी रोमाना से ज्यादा खूबसूरत नहीं तो कम भी नहीं थी। गो लड़कों वाले कपड़े और हुलिया बनाने की वजह से उसकी सूरत थोड़ी पस मंजर में चली गई थी, लेकिन ये तब्दीली आर्जी थी। पर मुझे क्या वो हुलिया तब्दील करती है या सारी जिंदगी इसी हाल में गुजारती है? मैंने खुद से सवाल किया और मेरी सोचें गड़बड़ा गईं। बेख्तियार मेरे मुंह से गहरा सांस निकला। उसी वक्त पलवशा ने चाय की प्याली मेरे सामने रखी और मुझे उठने के लिए सहारा दिया। अपने लिए वो ग्लास में चाय डालकर दोबारा मेरे करीब आ बैठी कि चाय की प्याली एक ही थी। ताजा दूध की बनी हुई चाय बहुत अच्छी बनी थी। मेरे प्याली खाली करते ही उसने दोबारा प्याली भर दी। बोली, अच्छा एक बात पूछूं? चाय का ग्लास खाली करते हुए उसने एक जानिब रखते हुए पूछा, उस दिन तुमने सरदार भाई को उसकी बीवी की मौत का क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, क्योंकि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है और हो सकता है परदेश में ये बुरी खबर मालूम होने के बाद उसे कुछ हो जाता या ज़हनी परेशानी की वजह से वो रास्ते में कुछ उल्टा सीधा कर देता। घर में तो बहुत से रिश्तेदार भी संभालने वाले होते हैं और यही हमारे फौजियों का तरीक़ाकार है। वो बोली, ठीक है, अच्छा थोड़ी देर आराम कर लो। आग पर चंद लकड़ियां डालकर उसने अपना थैला सर के नीचे रखा और मेरे करीब ही लेट गई। मैं आंखें बंद करके अपने हालात पर गौर करने लगा। इसी तरह मुख्तलिफ सोचों में डूबे कितना वक्त गुजर गया, यहाँ तक कि कहीं दूर से हवा के दोष पर तैरती सुबह की आजान ने अल्लाह पाक की किबरियाई का ऐलान किया। सुबह हो चुकी थी। पलवशा सो रही थी। उसने सुबह सवेरे जानने की बात की थी, लेकिन मेरा उसे जगाने को जी न चाहा और मैं उसके जागने का इंतजार करता रहा। मुझे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। सूरज निकलने से पहले उसने कसमसाते हुए आंखें खोल दी थी। तौबा शिकन अंगड़ाई लेते हुए वो उठ बैठी। जमाई लेते हुए वो मेरी जानिब मुतवज्जे हुई। अच्छा खासा उजाला हो गया है, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने तंजिया अंदाज में पूछा। तुमने अंधेरे में जरूर ठोकरें खानी है। मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए वो बोली, अच्छा अब तैयार हो चलने के लिए? मैंने इस बात में सर हिलाया, उम्मीद तो है। वो बोली, फिर उठ जाओ। उसने मेरे बाजू को थाम कर मुझे बैठने में मदद दी। मेरे बिस्तर से उठते ही उसने दोनों स्लीपिंग बैग मेरे सफरी थैले में ठूंस दिए। बाकी सामान भी समेट कर सफरी थैला अपनी पुश्त पर लादा और ड्रैगन ऑफ राइफल हाथ में पकड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। गार से बाहर आकर वो मेरे करीब होते हुए बोली, अपने हाथ मेरे कंधे पर रख कर सहारा लेते हुए ढलान से उतरो। शुक्रिया, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं। आहिस्ता रवि से उतराई की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैंने उसकी पुरखुलूस दावत को बेदर्दी से ठुकरा दिया। वो बिगड़ते हुए बोली, अगर इतनी ही गैरत थी तो बुलाया क्यों? खुद मुझे भी एहसास हो गया था कि मैंने काफी सख्त बात कह दी है, लेकिन उस वक्त मैं ढिठाई से बोला, मेरी मर्जी है, मैं जिस वक्त बुलाऊं, आखिर तनख्वाह देता हूँ और तुम मेरे मुलाजिम हो। बड़ा आया सेठ कहकर वो तेज कदमों से चलती हुई मुझसे आगे निकल गई। उस इलाके में सेहतमंद होते हुए मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। अब तो यूं भी मेरी सेहत ठीक नहीं थी। मैं आहिस्ता कदमों से उसके पीछे चलता रहा। ढलान उतर कर वो दरख्तों के झुंड में गायब हो गई थी। जो ही मैं झुंड के करीब पहुंचा, वो वहीं मेरी मुंतजिर खड़ी थी। करीब जाते ही वो दोबारा चल पड़ी। घने दरख्तों की वजह से उसने अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी ताकि मेरी नजरों से ओझल ना हो सके। पलवशा के सुफूफ से मेरे जख्म की तकलीफ में उसी वक्त काफी अफाका हुआ था और अब रात गुजरने के बाद तकलीफ की शिद्दत में मजीद कमी आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद मैं काफी नक्काहत महसूस कर रहा था। आहिस्ता चलने की वजह से हमें जंगल से निकलने में घंटा भर लग गया था।
درختوں کے اختتام پر ہلکی سی ڈھلان تھی. مجھے اچھی خاصی تھکن محسوس ہونے لگی تھی. ڈھلان چڑھنے سے پہلے میں سانس لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گیا. مجھے دیکھ کر وہ بھی رک گئی تھی, لیکن اس نے بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی. چند منٹ آرام کرنے کے بعد میں دوبارہ چل پڑا. ڈھلان پر چڑھ کر ہم پہاڑی کے دائیں جانب آگے بڑھتے چلے گئے. ڈھلان عبور کر کے ہم ایک نالے میں اتر گئے. گھنٹہ بھر مزید چلنے کے بعد وہ نالا انگریزی کے حرف وائے کی طرح دو شاخوں میں بٹ گیا. اس راستے پر میں ایک بار پھر پلوشا اور سردار کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اکیلا سفر کر چکا تھا. ہمیں اس وائے ملاپ سے بائیں جانب مڑنا تھا. ہم موڑ سے چند قدم دور تھے کہ اچانک میرے کانوں میں کسی کی کرخت آواز گونجی. سیدھا چلتے رہو ورنہ سر میں گولی اتار دوں گا. پلوشا ٹھٹک کر رک گئی. وہ مجھ سے چند قدم آگے چل رہی تھی. یقیناً اس نے بھی وہ آواز سن لی تھی. وہ جلدی سے میرے قریب آئی اور میرے ٹھیک بازو سے پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے ایک پتھر کے عقب میں ہو گئی. یہ کافی بڑا پتھر تھا. میں اس پتھر اور پہاڑی کے درمیان میں بننے والی ایک دراڑ میں ہو گیا تھا. وہ پتھر کی ایک جانب سے نالے کے موڑ کی طرف جھانکنے لگی. درمیان میں پتھر حائل ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی منظر تو دکھائی نہیں دے رہا تھا, البتہ ان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں. 3-4 مختلف آوازیں اور قدموں کی چاپ میرے کانوں میں تواتر سے پڑنے لگی. وہ ہمارے پتھر کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئے. پلوشا نے فوراً میرے قریب ہو کر سرگوشی کی. قبیل خان کے 3 آدمی کسی غریب کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اڑا دو. قبیل خان کا کوئی بھی دشمن ہمارا دوست ہی ہوگا. وہ بولی صحیح کہا, میں یہی کرنے لگی ہوں. پشت سے تھیلا اتار کر زمین پر رکھتے ہوئے اس نے کندھے سے لٹکتی ڈریگنوف ہاتھ میں پکڑی اور پتھر کے بائیں کونے کی آڑ لے کر نشانہ ساتھنے لگی. میں نے کہا بہتر ہوگا بیٹھنے کی بجائے لیٹ کر فائر کرو. اس کے ٹریگر دبانے سے پہلے میں نے دھیمی آواز میں مشورہ دیا, کیونکہ بیٹھ کر فائر کرنے کی نسبت لیٹ کر فائر کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. جوابی فائر کرنے پر دشمن کو ہدف بھی کم ملتا ہے اور اس طرح صحیح طرح سے نشانہ بھی سادا جا سکتا ہے. میری بات پر عمل کرتے ہوئے وہ فوراً لیٹ گئی. وہ تینوں 30-40 گز سے زیادہ دوری پر نہیں تھے. اس کے باوجود وہ 4 بار سے زیادہ ٹریگر دبا چکی تھی. ایک کمینہ بچ گیا ہے. وہ 5واں فائر کرتے ہوئے مجھے مخاطب ہوئی, لیکن توجہ دشمن کی جانب رہی. اسی وقت کلیشنکوف گرجنے کی آواز آئی, لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ فائر نشانہ سادے بغیر کیا گیا ہے. پلوشا نے 2-3 گولیاں مزید ضائع کی. جوابی فائر بھی سنائی دیتا رہا. تھوڑا پیچھے کو کھسک کر اس نے پتھر کی آڑ لی اور میگزین اتار کر تھیلے سے ڈریگنوف کی فالتو گولیاں نکال کر میگزین دوبارہ بھرنے لگی. ڈریگنوف کی میگزین میں 10 گولیاں آتی ہیں اور اس نے 2 گولیاں نشانے پر مار کر باقی ضائع کر دی تھی. کلیشنکوف کے 2-3 برسٹ آئے. تمام گولیاں اسی پتھر میں لگی جس کے پیچھے ہم نے پناہ لے رکھی تھی. میگزین رائفل کے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے مجھے مطلع کیا, ایک بھاگ کر پتھر کے عقب میں چھپ گیا ہے. میں نے پوچھا اور قیدی کا کیا بنا؟ وہ بولی وہ 2-3 پتھروں کے درمیان میں لیٹا ہوا ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ وہ زخمی ہے یا بچ گیا ہے. یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر نشانہ ساتھ کر 2-3 گولیاں اس طرح ضائع کر دیں. میں نے کہا اس طرح گولیاں ضائع مت کرو, تم سے چند گز کے فاصلے پر 3 آدمی نہ مارے گئے. وہ بولی گولی کی آواز سنتے ہی وہ آڑا ترچھا بھاگ کر ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا تھا. اب میں کیا کرتا؟ میں نے کہا اب گولیوں کی آواز سن کر اگر قبیل خان کے اور آدمی اس طرف آ گئے پھر؟ وہ بولی تو کیا, الحمدللہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, میں آسانی سے فرار ہو سکتا ہوں اور تمہاری مجھے یوں بھی کوئی پرواہ نہیں. یہ کہتے ہی اس نے 3 مزید گولیاں فائر کر دیں. میں نے جھلا کر کہا یار کیوں گولیاں ضائع کر رہے ہو؟ وہ بولی تو کیا کروں, اس کا سر تھوڑا سا نظر آتا ہے اور پھر وہ سر کو پیچھے کر لیتا ہے. میں نے کہا سنائپر رائفل کی ایک گولی سے ایک بندہ مارا جاتا ہے اور تم نے ایک بندے کو مارنے کے لیے 15 گولیاں فائر کی ہیں. وہ بولی 15 نہیں 18. میگزین میں موجود آخری 3 گولیاں بھی فائر کر کے وہ میری جانب متوجہ ہوئی. میں جھک کر اس کے نزدیک پہنچا اور پتھر سے تھوڑا سا سر نکال کر دیکھا. اسی وقت کلیشنکوف کی تڑتڑاہٹ میرے کانوں میں پڑی اور میں نے اپنا سر پیچھے کھینچ لیا. وہ قریباً 200 گز دور ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپا تھا. ہماری طرف فائر کرنے کے لیے وہ اپنے سر کو پتھر کے ایک جانب سے ذرا سا باہر نکال کر پھر آڑ میں کر لیتا. پلوشا نے دوبارہ میگزین بھر کر رائفل سے لگائی اور فائر کرنے کے لیے لیٹ گئی. میرا خیال ہے مجھے رائفل سنبھالنا پڑے گی ورنہ ان کو کمک ملنے کی صورت میں بے موت مارا جاؤں گا. وہ بولی رائفل پکڑ نہیں سکتے اور فائر کرو گے؟ گردن میری جانب موڑتے ہوئے اس نے منہ بنایا اور دوبارہ فائر کرنے لگی. اس کے 2-3 گولیاں چلانے کے بعد مجبوراً مجھے آواز دینا پڑی 1 منٹ. اس نے پوچھا اب کیا ہے اور وہ اٹھ بیٹھی. میں نے کہا مجھے ایک موقع دو. میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس سے رائفل مانگی. وہ غصے بھرے لہجے میں بولی دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو. وہ بولی فرماؤ. رائفل میری جانب بڑھاتے ہوئے اس نے منہ دبایا. ایک ہاتھ سے تو تم رائفل تھام نہیں پاؤ گے, اب یہاں آ کر بیٹھو. میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا. منہ دشمن کی طرف رکھو, میں نے تمہارے کندھے پر رائفل کی نال رکھنی ہے. مجھے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے وہ پتھر کے دائیں کونے کے ساتھ بیٹھ گئی. اس کے دائیں کندھے پر ڈریگنوف کی بیرل رکھ کر میں نے اپنے رائفل کا بٹ اپنے دائیں کندھے میں درست کیا
गो राइफल से फायर करने के लिए जरूरी होता है कि दाएं हाथ से पिस्टल ग्रिप को थाम कर बाएं हाथ से फ्रंट हैंड गार्ड को मजबूती से पकड़ा जाए, लेकिन उस वक्त मेरा बायां हाथ नाकारा हो गया था और अगले दाएं हाथ से राइफल को संभाल कर दुरुस्त फायर करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन जरूर था। अपने बाएं हाथ का काम मैं पलवशा के कंधे और हाथ से ले रहा था। टेलीस्कोप साइट पर रेंज देखने पर एलिवेशन ड्रम 500 पर नजर आया। एलिवेशन को 200 गज के फासले पर लगाकर मैंने पिस्टल ग्रिप को मजबूती से थामा। दाएं कंधे में राइफल का बट फंसाकर मैंने राइफल को हत्तुल वसा पीछे की तरफ खींचा। पलवशा ने मेरे कहे बगैर राइफल के फ्रंट हैंड गार्ड को मजबूती से पकड़ रखा था। इस हालत में मुझसे ज्यादा पलवशा को खतरा था, पर वो डरने वालों में से नहीं थी। ज्यादा हरकत देने से बाएं कंधे में दर्द की टीसें उठने लगी थीं, लेकिन वो वक्त दर्द महसूस करने का नहीं था। बायां घुटना नाले में बिखरे पत्थरों पर टेक कर मैंने दूसरा पांव समेट कर उसी पर निशिस्त बनाकर बैठ गया। ड्रैगनऑफ की टेलीस्कोप साइट से हदफ का फासला मजीद सिमट कर करीब आ गया था। बाएं आंख बंद करते हुए मैंने दाईं आंख साइट के शीशे से मखसूस फासले पर रखते हुए दायां गाल ड्रैगनऑफ राइफल के बट के ऊपर टेक दिया। दुश्मन जिस पत्थर के अकब से झांक कर फायर कर रहा था उस पर शिस्त बांध कर मैं उसके झांकने का इंतजार करने लगा। हमारी तरफ से 2-3 मिनट तक फायर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो भी मोहतात अंदाज में फायर कर रहा था। उसकी एहतियात की वजह से मुझे मजीद 1-1.5 मिनट इंतजार करना पड़ा। फिर उसने पहले की तरह फायर करने के लिए पत्थर की ओट से थोड़ा सा सर बाहर निकाला, मगर इस मर्तबा उसे सर वापस ले जाने में कामयाबी नहीं हो सकी थी। अलबत्ता इस्तरारी अंदाज में उससे ट्रिगर जरूर दब गया था। उसकी क्लैशनकोफ एक लंबा ब्रस्ट फायर करके खामोश हो गई। सर में लगने वाली गोली ज्यादा देर फड़कने भी नहीं देती। उसे गिरते देखकर वो खुशी से दमकते चेहरे के साथ मेरी जानिब मुड़ी। बोली, बस तुम्हारी यही खुसूसियत देखकर जी चाहता है कि कबील खान के बाद तुम्हें मारने के इरादे में थोड़ी सी तरमीम कर लूं। मैं उसे कोई जवाब न दे सका, क्योंकि फायर से होने वाले हल्के से झटके ने मेरे जख्म में होने वाली तकलीफ में इजाफा कर दिया था। मेरे चेहरे पर हवेदा अजियत भरे तासुरात देखकर वो बेचैनी से बोली, क्या हुआ? ये कहते हुए वो बेसाख्ता मेरा कंधा सहलाने लगी। मैंने कहा, मेरा ख्याल है निकलते हैं। तकलीफ जब्त करते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। वो बोली, चलो। हम लाशों की जानिब बढ़ गए। 2 आदमी औंधे मुंह पड़े थे, जबकि एक उधेड़ उम्र का मर्द लाशों से एक जानिब होकर पत्थरों के दरमियान सुकड़ा सिमटा पड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ पुश्त की जानिब एक मजबूत रस्सी से बंधे थे। पलवशा एक तेज धार खंजर हर वक्त अपनी पिंडली से बांधे रखती थी। उस मर्द के करीब जाकर उसने अपनी पिंडली से बंधा खंजर निकाल कर उसकी बंदिशें काट डाली। पलवशा ने उससे पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? वो मोहतात लहजे में बोला, काबिल खान महसूद, और मैं एक ताजिर हूँ। मैं उनके करीब जाकर खामोशी से खड़ा हो गया। पलवशा ने अगला सवाल पूछा, इनकी तुम्हारे से दुश्मनी? वो बोला, इनकी दुश्मनी मेरे साथ नहीं, मलिक खुशहाल खान महसूद के साथ है, बल्कि इनके मशर कबील खान की दुश्मनी खुशहाल खान के साथ है, और मैं मलिक खुशहाल खान का मामूजात भाई हूँ। उसकी वजाहत सुनकर मामला समझना आसान हो गया था, लेकिन पलवशा के सवाल जारी रहे। उन्होंने तुम्हें कहाँ से पकड़ा? मेरा ख्याल है दुश्मनी के बावजूद यूं खामखा किसी पर हाथ डालना लड़ाई को दावत देना है। वो तफसील बताता हुआ बोला, खुशहाल खान महसूद के आदमियों के लिए अंगूर अड्डे के रस्ते अफगान सरहद उबूर करना मना है। इस बारे में खुशहाल और कबील खान में बाकायदा मुआहिदा हुआ है, और मुझसे ये गलती हो गई है। गो मैं कोई चीज स्मगल नहीं कर रहा था और मेरा मकसद सिर्फ अफगानिस्तान जाकर किसी से मुलाकात करना था। इसी वजह से मैंने सिर्फ उस रस्ते पर जाने की हिम्मत की थी और सुबह सवेरे अंगूर अड्डे से आगे रवाना हुआ। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि उस वक्त भी मेरा टकराव इन आदमियों से हो गया और अब ये मुझे पकड़कर यहाँ अपने किसी मखसूस अड्डे पर ला रहे थे। पलवशा ने यकीनी बात को गुमान के अंदाज में बयान किया, यहाँ पर मौजूद कबील खान की हवेली तो गालिबन तबाह हो चुकी है। वो बोला, हाँ, हवेली की तबाही की खबर हम तक भी पहुंच चुकी है, और अब मुझे ये मालूम नहीं कि इस हवेली के अलावा भी यहाँ कबील खान के आदमियों का कोई ठिकाना है या नहीं। अलबत्ता अलाम खेल ये इसलिए नहीं लेकर गए कि अवामी गाड़ी में जाते हुए मलिक खुशहाल खान तक मेरी गिरफ्तारी की खबर पहुंच जाती, और फिलहाल ये इस खबर को राज रखना चाहते थे। कहकर पलवशा ने असबात में सर हिलाया। उसने धीमे लहजे में पूछा, आपके मुताल्लिक कुछ जान सकता हूँ? वो बोली, तुम हमें कबील खान का दुश्मन ही समझो। और वो लाशों की तलाशी लेने लगी। उनकी जेबों से निकलने वाली नकदी उसने अपनी जेब में मुंतकिल की और गैर जरूरी चीजें उनके करीब ही फेंक कर वो तीसरी लाश की तरफ बढ़ गई। ड्रैगनऑफ की गोली उसके माथे के बाएं जानिब लगी थी। उसकी जेब से भी नकदी और एक मोबाइल फोन निकालकर अपनी जेब में डालते हुए उसने मरने वाले की क्लैशनकोफ उठाई और मेरी तरफ बढ़ाई। इन 2 लाशों के पास 3 क्लैशनकोफे पड़ी थीं। पलवशा को क्लैशनकोफे समेटते देखकर काबिल खान ने एक रूसी साख्त की क्लैशनकोफ की
जानिब इशारा किया। ये मेरी क्लैशनकोफ है जिसकी बैरल कलम नुमा तरशी हुई थी। वो बोली उठा लो। बाकी दोनों क्लैशनकोफें उठाकर पलवशा ने काबिल खान को अपनी क्लैशन उठाने का इशारा किया। क्लैशनकोफ उठाकर वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला शुक्रिया। वो बोली अब यहाँ से भागने की करो, ये न हो कि फायरिंग की आवाज सुनकर उस खबीस के मजीद आदमी यहाँ पहुंच जाएं। अपनी क्लैशनकोफ कंधे से लटकाते हुए उसने सवाल किया, आप दोनों के नाम जान सकता हूँ? पलवशा उसे जवाब देने की बजाय मेरी जानिब सवालिया नजरों से देखने लगी। मैंने बराह रास्त काबिल खान को जवाब दिया, मेरा नाम जीशान है और मेरे साथी का नाम पलू खान है। वो बोला आप दोनों का एक बार फिर शुक्रिया। अगर कभी मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो मेरा इलाका वशलाम है। हमसे अलविदाई मुसाफा करके वो चल पड़ा। उसका रुख दाएं जानिब निकलने वाले नाले की तरफ था। हम भी अपने रास्ते पर चल पड़े। थोड़ा सा चलने के बाद वो कहने लगी, मेरा ख्याल है ये क्लैशनकोफें यहीं छुपा देते हैं। मैं बेपरवाही से बोला, जो मर्जी आए करो, और वो सर हिलाते हुए एक तरफ बढ़ गई। मैं वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। मेरे जख्म से रह रह कर दर्द की टीसें उठ रही थीं। 4-5 मिनट बाद वो क्लैशनकोफें छुपा कर लौट आई। यकीनन 3 क्लैशनकोफें, एक ड्रैगनॉव राइफल, अपना और मेरा सामान, ये सब कुछ उठाकर इन पहाड़ों में चलना काफी दुश्वार था। उसने भी उसी वजह से क्लैशनकोफें वहीं छुपाने का मशवरा दिया था। उसके करीब आते ही मैं दोबारा उठकर चल पड़ा। 4-5 घंटों के बाद हम कमांडर नसरुल्लाह की बैठक में पहुंच गए थे। मेरे लिए ये सफर काफी तकलीफदेह और मुश्किल साबित हुआ था। बैठक में दाखिल होते ही उसने मुझे जल्दी से बिस्तर झाड़ कर लेटने में मदद दी। तुम आराम करो, मैं किसी डॉक्टर को यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ। वो जब भी संजीदा होती लड़के के अंदाज में बात करती। मैंने उसे जवाब दिए बगैर आंखें बंद कर लीं और वो बाहर निकल गई। उसकी वापसी से पहले कमांडर नसरुल्लाह आ गया। वो उम्र की उस सतह पर था कि अब वो ट्रेनिंग या अमली तौर पर किसी सरगर्मी में हिस्सा लेने के काबिल नहीं था। बस कभी कभार अहम उमूर की मुशावरत के लिए उसे बुलाया जाता। बाकी वक्त वो घर ही में गुजारा करता। उस वक्त भी बैठक का ताला देखकर वो उस तरफ चला आया। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये क्या हुआ? सलाम कहते ही उसकी नजर मेरे कंधे पर पड़ी और उसने पूछने में देर नहीं लगाई थी। वालेकुम अस्सलाम कहकर मैं उसे जख्मी होने की वजह बताने लगा। अब पलू खान कहाँ गया है? मैंने कहा वो डॉक्टर को बुलाने गया है। ये अल्फाज मेरे होंठों पर थे कि बैठक का बैरूनी दरवाजा खुलने की आवाज आई। शायद पलू खान डॉक्टर को ले आया है। कमांडर नसरुल्लाह ने कहा। उसकी बात की तस्दीक अगले ही लम्हे हो गई जब पलवशा अस्सलाम वालेकुम कहते हुए एक बारिश शख्स के हमरा नमूदार हुई। उमूमी तौर पर डॉक्टर हजरात क्लीन शेव होते हैं, मगर उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत और घनी दाढ़ी थी। सलाम का जवाब देकर कमांडर नसरुल्लाह डॉक्टर और पलवशा से हाथ मिलाने लगा। पलवशा ने डॉक्टर का दवाइयों वाला बक्स उठाया हुआ था। डॉक्टर कमांडर नसरुल्लाह से हाथ मिलाकर मेरे जख्मी बाजू की तरफ मुतवज्जे हो गया। सबसे पहले उसने पलवशा की बांधी हुई पट्टियां तेज धार कैंची से काट कर जख्म से अलहदा की और फिर जख्म को एहतियात से साफ करने लगा। जख्म साफ करके उसने चंद टांके लगाए, क्योंकि पलवशा के तेज धार खंजर ने जख्म के मुंह को खोल दिया था। और फिर दोबारा से ताजा पट्टी बांधने लगा। पट्टी बांधकर उसने पेन किलर का इंजेक्शन लगाया और मुख्तलिफ गोलियां निकालकर पलवशा को खाने की तरतीब बताने लगा। पलवशा उसे दरवाजे तक छोड़ने गई और वापस आ गई। कमांडर नसरुल्लाह ने पूछा, आप लोगों के लिए खाना लाऊं? पलवशा ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, भूख तो बहुत लगी है। और कमांडर नसरुल्लाह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। रात को मैंने आई कॉम पर अल्फा 2 से राब्ता किया। मैं पहली बार उससे राब्ता कर रहा था। उसे कोर्ट में ताज़ा सूरत हाल बताकर मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मेजर औरंगजेब तक अपने जख्मी होने की खबर पहुंचाना लाजमी था, क्योंकि मैं कम से कम महीने भर के लिए तो नाकारा था। अल्फा 2 से होने वाली तमाम गुफ्तगू पलवशा ने भी सुन ली थी, लेकिन उसने ये अल्फा 2 के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी जाहिर न की। गुफ्तगू के इख्तिताम पर वो मुझे दवाई खिलाने लगी। गोलियां खिलाकर उसने नीम गर्म दूध का गिलास मुझे पकड़ा दिया। दूध पीकर मैंने ख्याल जाहिर किया, मेरा ख्याल है कि तुम चंद दिन अपने घर में आराम कर लो। वो बोली, शायद तुम छुपने का इरादा किए बैठे हो, मगर मैं तुम्हारी ये तरकीब कामयाब होने नहीं दे सकती। मैंने कहा, तुम्हें मशवरा देना ही फजूल है। उसने जोर से कहकहा लगाया। मैंने लेटने के लिए अपने तकिए को हाथ लगाया और वो जल्दी से आगे बढ़कर मुझे लेटने में मदद देने लगी। लेटते साथ ही मेरी आंखें बंद होने लगीं। यकीनन मेरी दवाई में ख्वाबावर गोली भी शामिल थी। मेरी आंख प्यास लगने की वजह से खुली थी। पलवशा मुझे साथ वाली चारपाई पर तकिए से टेक लगाए ऊँघती नजर आई। मैंने उठने की कोशिश की और हल्की सी आवाज सुनकर वो जाग गई। कहाँ जा रहे हो? उसने जमाई लेते हुए पूछा। मैंने कहा, पानी पीना था। उसे जागते देखकर मैंने उठने का इरादा तर्क कर दिया। पानी का भरा ग्लास मुझे पकड़ाकर उसने मुझे सहारा देकर उठाया और पानी पिलाकर दोबारा लिटा दिया। मेरी आंखें एक बार फिर बंद होने लगी। अगले 2 हफ्ते मेरे कंधे का जख्म काफी हद तक ठीक हो गया था। इस दौरान पलवशा ने मेरी तीमारदारी में कोई कसर उठा न रखी थी। मैंने कई बार उसे घर जाने को कहा, मगर वो मजाहिया अंदाज में टाल कर अपने काम में लग जाती। कभी कभार जाती भी थी तो शाम तक लौट आती। मैं बाजू को हिला जुला कर बैठक के अंदर ही वर्जिश वगैरह कर लेता।
اب میرا بازو ٹھیک ٹھاک کام کرنے لگ گیا تھا۔ ایک رات کو الفا 2 سے بات چیت ہوئی تو پتا چلا کہ سردار خان نے 1 ماہ کی اور چھٹی مانگ لی ہے۔ پلوشہ بھی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ جو ہی میں نے آئی کام آف کیا فوراً بولی، اس کا مطلب ہے قبیل خان کے خلاف ہم دونوں کو ہی ہمت کرنا پڑے گی، سردار بھائی کا انتظار فضول ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی تائید کی۔ بولی تو پھر کیا سوچا ہے؟ مزید انتظار اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، وہ خبیث تو کسی جگہ ٹکتا ہی نہیں۔ میں نے مشورہ مانگنے والے انداز میں پوچھا، افغانستان جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اعتماد سے بولی، چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چکر اس کی حویلی کا لگا لیں، آج کل وہاں زور و شور سے کام شروع ہے۔ میں نے کہا ہاں، اس کی عیاشی کا اڈا جو تھا۔ کافی دیر تک ہم منصوبہ بناتے رہے، آخر میں طے کیا کہ کل صبح ہم ڈی بلاک پر جا کر وہاں سے بیرٹ M107 لے آئیں گے اور اس کے بعد قبیل خان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے۔ صبح سویرے ناشتے کے بعد ہم ویگن میں بیٹھ کر علام خیل پہنچے اور وہاں سے ڈی بلاک کی طرف چل پڑے۔ یہ احتیاط ہم نے ضرور کی تھی کہ علام خیل سے 1 کلومیٹر پہلے اتر کر نالے میں ہو گئے تھے۔ ڈی بلاک کے سامنے والے سنتری کو اپنا تعارف کروا کے ہم پوسٹ کمانڈر کو ملے۔ پہلے والا کمانڈر وہاں موجود نہیں تھا، لیکن وہ اسے ہمارے بارے میں مکمل طور پر بتا گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہم نے وہیں کھایا اور بیرٹ M107 اٹھا کر وہاں سے نکل آئے۔ ڈی بلاک کی اترائی پر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، تم مجھے سنائپر رائفل چلانا کیوں نہیں سکھاتے؟ میں نے کہا یہ بھی تو کلاشنکوف اور دوسرے ہتھیاروں کی طرح چلائی جاتی ہے، بلکہ تم نے اس دن ڈریگنوف سے 2 بندے بھی تو مارے تھے، اور کیا سیکھنا ہے تمہیں؟ وہ بولی جی نہیں، وہ تو 30-35 گز دور تھے، اتنے فاصلے سے تو انہیں پستول سے بھی نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ بعد میں ایک آدمی کے لیے میں نے 20 سے زیادہ گولیاں فائر کی مگر ناکام رہی، اور تم نے زخمی ہوتے ہوئے بھی فقط 1 گولی چلا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس میں کمال سنائپر رائفل کا تو نہ ہوا نا؟ یہ کام تو میں کلاشنکوف یا کسی اور رائفل سے بھی کر سکتا تھا، بھول گئی ہو جب تمہارے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنایا تھا؟ وہ بولی اس دن تو تمہارے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور وہ ہنس پڑی۔ میں نے کہا اچھا ہی بند کرو اور قبیل خان کے بارے میں کچھ سوچو۔ آج سنا تھا پوسٹ کمانڈر کیا کہہ رہا تھا کہ ذخیرہ پوسٹ اور زیارت کیل کے ساتھ موجود چند اور چوٹیوں پر دہشت گردوں نے مورچہ بندی کی ہوئی ہے اور پاک آرمی کے ساتھ آئے روز فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ وہ بولی تو اس میں قبیل خان کہاں سے آ ٹپکا، اور تم نے پاکستان آرمی کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا؟ میں نے کہا بکواس بند کرو، یہ آرمی کا نہیں ملک کا کام ہے۔ ملک دشمن اور دین دشمن عناصر کی سرکوبی کرنا ہر پاکستانی کا کام ہے۔ وہ جلدی سے بولی مذاق کر رہا تھا یار، تم تو سنجیدہ ہو گئے ہو۔ میں نے کہا مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں، بلکہ تم تو کسی قسم کا بھی مذاق نہ کیا کرو۔ بولی واہ جی واہ، وہ کیوں؟ اور میں تمہیں اتنی بری کب سے لگنے لگی؟ جب سو جاتی ہوں تو تم مجھے چھپ چھپ کر گھورتے رہتے ہو۔ میں نے ضد ہوتے ہوئے پوچھا میں نے کب گھورا ہے تمہیں؟ وہ شوخی سے بولی اب بھی گھور رہے ہو، قسم سے فوجی جوان تو اس طرح نہیں ہوتے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے مجھے یہیں سے اپنا راستہ جدا کر لینا چاہیے، سردار خان خود تو چھٹیاں کاٹ رہا ہے اور تم جیسے سر درد کو میرے حوالے کر گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں رک گیا۔ وہ بولی اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں کہتی۔ میرے چہرے پر چھائے سنجیدگی بھرے تاثرات دیکھتے ہوئے اس نے ہتھیار ڈالنے میں دیر نہ کی۔ میں نے کہا آخری بار متنبع کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر تم نے ذرا سی بھی بکواس کی تو… وہ بولی اب بس بھی کرو یار۔ اس نے بیزاری بھرے لہجے میں قطع کلامی کی، تم بڑے یوسف ثانی ہو نا، ہر وقت تمہارا دماغ 7ویں آسمان پر رہتا ہے۔ میں نے کہا میں جیسا بھی ہوں اپنی ذات کے لیے ہوں، باقی ہم دونوں کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اس کے بعد ہم نے علیحدہ ہو جانا ہے، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ بولی تم ایک بات بھول رہے ہو۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ بولی یہی کہ قبیل خان کے بعد میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک جاندار قہقہ لگایا اور میں افسوس بھرے انداز میں دائیں بائیں سر ہلانے لگا۔ اس کا سدھرنا شدید ناممکن تھا۔ وہ بولی ویسے سچ کہوں تو اب میرا ارادہ تھوڑا تھوڑا بدلنے لگا ہے۔ جب سے تم نے میرے سر پر رکھے ہوئے گلاس کو نشانہ بنایا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ تم سے کچھ سیکھوں، لیکن اس بات کو حتمی نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے میں اپنے پہلے ارادے پر عمل کرنا پسند کر لوں۔ میں نے کہا اور اگر اس سے پہلے میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا پھر؟ وہ ترکی بترکی بولی ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ شوخی سے بولی کیونکہ میں تمہیں بہت پیاری لگتی ہوں۔ میں طنزیہ انداز میں ہنسا، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ وہ بھی بولی ہائے رے تمہاری خوش فہمیاں۔ اسے خوش ہوتا دیکھ کر میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ۔ ایک لمحے کے لیے اپنے پاؤں روکتے ہوئے اس نے بیرٹ M107 کے تھیلے کو کندھے پر درست کیا اور پھر قدم میرے ساتھ ملاتے ہوئے بولی پوچھو۔ میں نے کہا کیا میں تمہیں اتنا گدھا نظر آتا ہوں کہ تم پر مر مٹوں؟ کیا دنیا میں اور عورتیں مر گئی ہیں؟ وہ بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ بولی یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر تم ایک ایسی لڑکی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو جو تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اس طرح میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دوں گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی خوب رہی، ہر وقت اپنی قیمت بتانے کا شوق تمہیں چڑھا ہوا ہے اور پیچھے میں پڑا ہوں۔ بولی اس میں شک ہی کیا ہے، اور قیمت تو اس لیے بتائی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں
और ये कि मेरे साथ शादी करने के लिए तुम्हें कितनी कुछ रकम इकट्ठी करनी पड़ेगी। मैंने कहा, तुम्हारे लिए 50 रुपए खर्च करने वाला मेरी नजर में महा बेवकूफ होगा, 50 लाख दूर की बात है। बोली, यार कहा तो है कि तुम 50 लाख से चंद हजार कम कर लेना। उस ढीठ पर मेरी तंजिया बातों का असर न हुआ। मैंने कहा, अच्छा इस फजूल बहस को छोड़ो और कोई काम की बात करो। बोली, काम की बात यही है कि जब तक उस खबीस को जहन्नम वासिल नहीं कर देते आराम नहीं करेंगे। मैंने पूछा, कोई मंसूबा भी है या बस इरादे से ही काम हो जाएगा? बोली, तो बनाओ ना मंसूबा, मना किसने किया है? मेरा तो कोई भी मशवरा तुम्हें कबूल नहीं होता और यूं भी तुम बॉस हो, सोचना तुम्हारा काम है। मैंने कहा, अच्छा तुम्हें मुख्तलिफ हथियारों के बारे में कमांडर नसरुल्लाह ने सिखाया है? जिस्मानी दाव पेच की तरबियत भी किसी उस्ताद ने दी होगी, मुख्तलिफ जबानें पढ़ाने वाला भी कोई उस्ताद होगा। वो बोली, हाँ तो फिर? मैंने कहा, तो क्या बकवास करने की भी कोई क्लास ली है या कुदरती तौर पर फजूल गो हो? हंसते हुए बोली, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पूरे पाकिस्तान के साथ यही मसला है कि जिन बातों का जवाब न बन पड़े वो बकवास ही कहलाती हैं। अवाम कहती है महंगाई कम करो, हुक्मरान कहते हैं बकवास बंद करो, लोग कहते हैं लोड शेडिंग का मसला हल करो, वापडा कहता है बकवास बंद करो, मजदूर कहता है 400-500 की दिहाड़ी से मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, सेठ कहता है बकवास बंद करो। उसकी लंबी होती तकरीर देखकर मैंने कता कलामी की बकवास बंद करो, और वो जोर जोर से हंसने लगी। इन्हीं बातों के दौरान हम अलाम खेल के नाले के करीब पहुंच चुके थे। शाम का मलगजा अंधेरा छाने लगा था। पलवशा ने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा, आज शब यहीं कयाम करते हैं और मैं कबील खान की सुनगुन लेने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा, कबील खान के आदमियों में कम से कम 2-3 बंदे ऐसे मौजूद हैं जो तुम्हें शक्ल सूरत से जानते हैं। वो बोली, एक तो तुम्हें हर वक्त मेरी फिक्र लगी रही। और मैं कुछ कहे बिना वहां बैठने की जगह तलाश करने लगा। एक मुनासिब जगह देखकर मैंने अपनी पुश्त पर लदा सफरी थैला उतारा और उसी से टेक लगाकर बैठ गया। उसने भी बैठने के लिए मेरे पहलू ही में जगह पसंद की थी। मैंने एतराज करने की जरूरत इसलिए भी महसूस न की कि उसने जवाबन उल्टी सीधी गुफ्तगू शुरू कर देनी थी। मैंने कहा था कि मुझे स्नाइपर राइफल से फायर करना सिखा दो। गहरा सांस लेते हुए उसने दोबारा पुरानी राग आलापी। मैंने मजाही अंदाज में कहा, अच्छा कबील खान की मौत के बाद सिखा दूंगा। वो भी मानी खेज लहजे में बोली, बड़े चालाक हो। अंधेरा गहरा होते ही हम वहां से चल पड़े। कमांडर अब्दुल हक तो हमें अपनी बैठक में न मिला, अलबत्ता कमांडर अब्दुल रशीद वहां मौजूद था। वो मुझे अच्छी तरह पहचानता था, जबकि पलवशा तो उनके साथ रह चुकी थी। हमें पुरतपाक अंदाज में खुशामदीद कहा गया।